चलिए, तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और भारत के अंतर्गत कुछ विभिन्नताएं होती हैं पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत, ठीक है। और उसी चुनाव के अंतर्गत देखिए सारे नियम जो नियमावली हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, लेकिन चूंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य का विषय है और उस राज्य के विषय के तहत जो है जितने भी नियम या कानून होते हैं वो राज्य अपने स्तर पर राज्य आयोग के ऊपर सौंपता है, ताकि राज्य आयोग जो है क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, इसे स्थापित करेगा, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा जो राज्य के अधिनियम है या राज्य के पूरे जो एक पंचायती राज व्यवस्था का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अधीन याद रखना है आपको कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा होता है। तो हमने अभी लगातार 3 दिन की क्लासेस की है। इन 3 दिन की क्लासेस में मतदान प्रक्रिया को ही मैंने समझाया है कि मतदान प्रक्रिया कैसे होती है। आज भी मैं मतदान प्रक्रिया का तीसरा पार्ट लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसी के अंतर्गत सबसे पहले हमने समझा कि किसी भी राज्य में मतदान करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, मतदान अधिकारियों का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो मतदान अधिकारियों का चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। प्रमुख, याद रखिएगा, प्रमुख निर्वाचन अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं 4 अधिकारी, ठीक है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 4 प्रमुख अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इनके संबंध में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले अभ्यर्थी या फिर जो उम्मीदवार होता है वो क्या करता है, नामांकन फॉर्म भरता है, ठीक है। नामांकन फॉर्म भरने की जो तारीख होती है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की जाती है, याद रखिएगा। और इसका एक लिमिट होता है, ठीक है। मतदान के लिए जैसे अगर आप पूरा सिस्टम को समझेंगे तो याद रखिएगा पूरा सिस्टम एक प्रोसेस पे चलता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पूरा का पूरा सिस्टम तय करेंगे जिसमें मतदान के लिए, ठीक है, मतदान के लिए याद रखिएगा एक जो प्रक्रिया तैयार होगी, तो देखिएगा मतदान के लिए जो प्रक्रिया तैयार होगी उसमें सबसे पहले आप अगर इस तरफ देखेंगे तो अधिकारियों का चुनाव से लेकर अधिकारियों का कार्य यहां पर तय किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले होता है, याद रखिएगा, कि दिनांक, दिन और स्थान तय किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में अगर चुनाव हो रहा है तो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव के लिए भी मतदान केंद्र को स्थान के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है। दिन का मतलब होगा कि अगर उस दिन जो है, याद रखिएगा, अगर शनिवार है, रविवार है या ऐसा कोई तिथि है, खासकर छुट्टी वाले दिनों को जो है सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जो डेट होते हैं, याद रखिएगा, दिनांक जो होता है यह भी तय किया जाता है कि किसके स्तर पर यह दिनांक तय किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, याद रखिएगा, जिसको तय कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है इसे, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, अधिकारियों को चुना, अधिकारियों को कार्य सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद नामांकन फॉर्म, तो नामांकन फॉर्म से संबंधित बहुत सारे कार्यप्रणाली होते हैं, ठीक है। यानी नामांकन फॉर्म के कंडीशंस बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा, जैसे उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म भरा जाना, किसके द्वारा भरा जाना, ठीक है। भरने के पश्चात जो है उस नामांकन फॉर्म से गलती अगर निकलती है तो उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। उस परीक्षण में गलत पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर सकता है, मतदाता को, अभ्यर्थी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, अयोग्य घोषित कर देगा। अब वो जो अयोग्य घोषित हुआ है उस अयोग्य घोषित होने के साथ ही वो क्या करेगा, फिर से अपना अपील जारी करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रोसेस को समझना है कि अगर एक घटना घट रही है पूरी तरीके से मतदाताओं के लिए, पूरा का पूरा मतदान प्रक्रियाओं के, तो उस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा, जब हमने देखा कि निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है, इसके संबंध में जब आपने टॉपिक को पढ़ा तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है इसकी अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है। प्रचार की अधिसूचना जारी की जाती है, कितने दिन के अंदर प्रचार करना होता है, 20 दिन के अंदर, ठीक है, 20 दिन के अंदर प्रचार करना होता है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा चुनाव का प्रचार कब समाप्त किया जाता है, 1 दिन पहले, ठीक है, चुनाव के 1 दिन पहले, ठीक है, शाम को 5:30, ठीक है, यानी शाम को 5:30 से पहले जो है चुनाव प्रचार समाप्त कर देना होता है, ठीक है। अब चुनाव प्रचार के लिए वाहन की जरूरत होती है, तो अधिकांश कितने वाहन का प्रयोग किया जाता है, 1 से 2 वाहन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको भी 2 लोगों से कंसीडर करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अलाउ कराना होता है, जिसमें वाहन की रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। और इसमें निर्वाचन जो परमिट होता है, ठीक है, परमिट पे क्या लगेगा, आपको सील और साइन लगेगा, याद रखिएगा, सील और साइन लगता है इसमें। तो ये सील और साइन जो है ये कौन करके देगा आपको, रिटर्निंग ऑफिसर देता है, ठीक है। चलिए इसी के बाद देखिएगा अब मतदान केंद्र के संबंध में हम बातें करेंगे, ठीक है। देखिएगा मतदान केंद्र, अब देखिएगा मतदान केंद्र जो होता है कि
किसी भी क्षेत्र में या किसी भी पंचायत के अंतर्गत अगर मतदान केंद्र की बात की जा रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रत्येक क्षेत्र में कितने मतदान केंद्र होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 100 से लेकर 500 की जनसंख्या पर एक मतदान केंद्र होगा, ठीक है। 100 से लेकर 500 की जनसंख्या पर एक मतदान केंद्र होगा, अगर वो ग्राम पंचायत स्तर पर है, अगर वो जनपद पंचायत स्तर पर है, या फिर वो जिला पंचायत स्तर पर है, तो ठीक है, याद रखिएगा 1 से लेकर 100, ठीक है। और ये निर्धारित कौन करेगा? इसका निर्धारण जो है याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, कि वह यह परीक्षण करे कि किसी क्षेत्र में मतदान केंद्र को स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या को निरूपित कितना किया गया है, ठीक है। तो इसका निर्धारण रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर और क्या क्या चीजों को चेक करता है इसके साथ, तो याद रखिएगा मतदान केंद्र के अंतर्गत, ठीक है, जो सूची जारी की जाती है, ठीक है, मतदान केंद्र की सूची, याद रखिएगा मतदान केंद्र की जो सूची जारी होती है, ठीक है, इस सूची का सीधा सा असर होता है, याद रखिएगा, कि आपको जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, ठीक है, यानी हमने जो 4 अधिकारियों का नाम पढ़ा था, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, ये 4 अधिकारी जो होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हम जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, इसको डी कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल ऑफिसर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो डी होता है, ठीक है, इसी के अधीन आपको याद रखना होगा कि मतदान केंद्र की जो सूची होती है ये जारी की जाती है किसके द्वारा? जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और कितने दिन पहले? 20 दिन के पहले, ठीक है, ये 20 दिन के पहले जो है जारी किया जाता है, याद रखिएगा, मतदान सूची, ठीक है, यानी मतदाताओं का जो केंद्र होता है उस केंद्र की जो मतदान केंद्र की सूची जारी की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तय की जाती है, और साथ ही साथ जो है ये कम से कम 20 दिन से पहले जो है मतदान केंद्रों की सूची जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि मतदान केंद्र के बारे में, कि मतदान केंद्र कितने होने चाहिए? 100 से लेकर 500 के बीच में एक मतदान केंद्र होने चाहिए, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से, याद रखिएगा। इसका पुनरीक्षण कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। और देखिए ये काम जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर कर रहा है, लेकिन उससे पहले उससे बड़ा ऑफिसर जो है वह तय कर देता है कि मतदान केंद्र कितने होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि किसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, जो ग्राम पंचायत है इसकी जनसंख्या कितनी होगी। मान लेते हैं 1400 की जनसंख्या है, ठीक है, तो यहां पर कितने होने चाहिए? 3 अधिकतम की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा 5 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से लेकर 500 है। तो ऐसे में क्यों ऐसा किया था? लगभग 300-400 के, देखिए होता क्या है मैं समझाता हूं, ये 1400 लोग जो रह रहे हैं एक जगह पर, ये पूरा एक गांव नहीं होता, ऐसा एक गांव नहीं है पूरा, ये ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मेरा पारा, टोला, समाज, मोहल्ला, ये जो नाम आपने सुना है ना, ये सब अलग अलग जगह पे सटे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी क्षेत्र के लिए जो है एक एक मतदान केंद्र लगभग कोशिश कर दिया जाता है कि लगभग सभी के लिए मतदान केंद्र हो, जिसमें से लगभग 200, 250, 300 के आसपास जनसंख्या चली जाए, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मतदान केंद्र में पहुंचने वाले जो लोग पहुंचेंगे उसका टाइमिंग कैसा रखा गया। 2019 का संशोधन के बाद जो है इसकी टाइमिंग को कम कर दिया गया। पहले कितना टाइम हुआ करता था? तो 8 बजे पहुंचिए, सुबह 8 बजे पहुंचिए और 5:30 तक मतदान देते रहिए, ठीक है, 5:30 तक का टाइम था। अब हो गया 3:30 तक। अगर आप बड़ा मतदान, छोटा मतदान केंद्र करेंगे और बोलेंगे कि सिर्फ 1400 के लिए सिर्फ कितना कर दूं मैं, 3 कर दूं, लाइन लगे हुए लोग, जो लाइन लगे लोग होंगे, ठीक है, वो 3:30 के बाद कट जाएंगे बाहर, टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों के लिए क्या किया गया है? अधिक से अधिक मतदान केंद्र को स्थापित किया जाता है, ठीक है। अभी हम टाइम पढ़ेंगे कि मतदाताओं का टाइमिंग क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा मतदान केंद्र की सूची जारी करने वाला जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और ये 20 दिन के पहले जो है जारी कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके साथ ही अब इसके टाइमिंग की बात करें, मतदान केंद्र की सूची जारी हो चुकी है, मतदान का समय, मतदान का समय, तो देखिएगा अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार दोनों गतिविधियों को याद रखिएगा।
2019 से पहले के संशोधन से पहले, ठीक है, 2019 का जो संशोधन हुआ था उसके पहले की बात है, तो याद रखिएगा जो टाइमिंग होता था वो 5:30 तक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 7:30 से 3:30 तक यह हमारा एएम और ये हमारा पीएम, ठीक है। तो इसके टाइमिंग पर होता है, याद रखिएगा, यानी मतदान का समय जो होता है वो 7:30 से, ठीक है। और इसका संशोधन भी याद रखिएगा, ये जो संशोधन हुआ था 2019 के बाद का संशोधन है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि जब भूपेश बघेल सरकार आई, ठीक है, 2018 के एंड पॉइंट पर आई थी, ठीक है, उसने बहुत सारे संशोधन किए थे पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में, ठीक है। वापस संशोधन जब किया उसके बाद जो है, याद रखिएगा, जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ करता था पहले, ठीक है, वो प्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद संशोधन से क्या कर दिया गया, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, याद रखिएगा, चुनावी प्रक्रिया में, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 2019 के बाद जो है बहुत सारे संशोधन हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अब आता है कि इसके अंतर्गत एक सर्कल एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, मतदान दिया होगा आपने, तो मान लीजिए ये मतदान केंद्र है, ठीक है। तो मतदान केंद्र के कितनी दूरी पर सेंसिटिव एरिया घोषित की जाता है, सुना है आप लोगों ने, इसको बोलते हैं कोर, एक होता है सेंसिटिव एरिया। तो कोर जो होता है, याद रखिएगा, वो मतदान केंद्र को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यह पूछा जाता है कि मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर जो है सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाता है, तो याद रखिएगा 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। जो 100 मीटर की दूरी होती है, इसके बीच में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरीके की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अब परिंदा के पर मारने का मतलब ये होता है आप किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखिए इसे कहा जाता है सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी पर जो है सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाता है, याद रखिएगा, सेंसिटिव एरिया, ठीक है। इसको विशेष एरिया कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है किसी प्रकार का कार्य करना मना ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा इन सभी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में कौन पहुंचेगा, ठीक है, यानी मतदाता पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसको देखिएगा कि मतदाता पहुंचने के लिए यहां पर मतदाताओं को जानना होगा कि मतदाता कौन कौन है। यहां पर देखिएगा मतदाता, ठीक है, समझिएगा मतदाता क्या है यहां पर। तो याद रखिएगा मतदाता वे लोग जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष तथा मतदान सूची में नाम सूचीबद्ध होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, मतदाता कहेंगे, ठीक है। यानी वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, तथा मतदान सूची में क्या होना चाहिए, नाम सूचीबद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो जब नाम सूचीबद्ध होगा तो आप उसे कह पाएंगे कि यह मतदाता है, ठीक है, उस विशेष क्षेत्र के लिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मतदाता किसे कहेंगे, जिनका उम्र 18 से अधिक हो चुका है या 18 हो चुका है, और साथ ही साथ क्या है, उस क्षेत्र के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपना मतदान सूची में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इन सभी को हम क्या कहेंगे, मतदाता कहेंगे, ठीक है। अब मतदाता कौन कौन किस किस क्षेत्र के लिए है, तो याद रखिएगा हमारे पास 4 चुनाव हो रहा है, ठीक है। ये 4 चुनाव क्या क्या है, पहला है पंचों का चुनाव, दूसरा है सरपंच का चुनाव, तीसरा है जनपद सदस्य का चुनाव, और चौथा है आपका जिला सदस्य का चुनाव, ठीक है। तो यहां पर आपको जानना होगा कि जो पंच होने वाले हैं या पंच के लिए आपको जो मतदाता चाहिए वो हमेशा कौन होने चाहिए, वार्ड के या वार्ड से संबंधित मतदाता जिनका नाम वार्डों में सूचीबद्ध हो, याद रखिएगा, वार्डों में सूचीबद्ध। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मान लीजिए आप किसी पंच के पद पर खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, और आपके, ठीक है, पंच के पद पे खड़े होने के बाद जो है, मान लीजिए एक वार्ड है जिसका नाम है ए वार्ड, और इसमें 100 लोग निवास करते हैं इस वार्ड के अंतर्गत, ठीक है।
अब 100 लोग जो निवास करते हैं याद रखिएगा, उसमें इसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम बी है और ये सूचीबद्ध नहीं है, रहता तो यहां पर है परंतु ये सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके लिए वो वोट नहीं दे सकता, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? यानी आप पंच के पद के लिए खड़े हैं और आपके वार्ड में तो रहता है लेकिन वो सूचीबद्ध नहीं है, याद रखिएगा। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो 18 साल का नहीं हुआ है या तो वो किसी और संबंधित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो रहता आपके वार्ड में है परंतु उसका नाम जो आता है वो बी वार्ड के या सी वार्ड में आता है। होता है ऐसा कि आप दूसरे जगह रहते हैं, ठीक है, एल्डरमैन वार्ड में रहते हैं और आपका नाम जो है गांधी वार्ड से आता है, तो ऐसे में आप गांधी वार्ड वाले पंच को वोट दे सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, याद रखिएगा, कि कोई पंच जो दूसरे वार्ड का है वो ढूंढते ढूंढते आपको आता है और बोलता है कि मेरे फलाने वार्ड से आप संबंधित है, आपका नाम मेरे वार्ड में रजिस्टर्ड है, आप एक काम कीजिए मुझे वोट दे दीजिएगा। ठीक है, आपका पंच या आपके वार्ड का पंच जो है आपको पूछता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको संबंध ही नहीं है उससे। ठीक है, ये कारण समझिएगा कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति वार्ड से संबंधित हो आपके, ठीक है, हम यहाँ पर पद की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मतदाताओं की बात कर रहे हैं कि मतदाता किस क्षेत्र के लिए क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वार्ड से संबंधित मतदाता जो वार्ड के सूचीबद्ध या मतदान सूची में शामिल हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वार्ड से ही सिर्फ शब्द आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप किसी भी ग्राम पंचायत या किसी क्षेत्र का नाम नहीं लेंगे इसमें, पंच के लिए। ठीक है, यानी पंच के लिए मतदाता कौन होंगे? वार्ड से संबंधित व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। ठीक है, इसके बाद सरपंच की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का व्यक्ति, ठीक है, जिनका नाम मतदाता सूची में ग्राम पंचायत स्तर पर ठीक है, ग्राम पंचायत के वे लोग जो ग्राम पंचायत में निवास करते हो और उनका जो नाम है वो मतदाता सूची में शामिल हो ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, वार्ड में भी अलग सूची, फिर ग्राम पंचायत में अलग सूची, सभी की सूची अलग अलग बनती है। इसका कारण समझाता हूं, देखिएगा, ये कुछ ऐसा है, यहां पर आप समझ सकते हैं। देखिएगा, ये है आपका वार्ड, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वार्ड आपको मिलेंगे यहां पर। ये है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलेंगे आपको। ये है आपका जनपद पंचायत और ऐसे बहुत सारे जनपद पंचायत मिलेंगे। ऐसे में आपको यहां से लिस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपका जो वार्ड है इसकी सूची कैसी होनी चाहिए। इसकी सूची में 100 नाम है, आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, फिर आप आएंगे जब ग्राम पंचायत के लिए तो इन सभी वार्डों में किसी में भी आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जनपद पंचायत के लिए आएंगे तो किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, आपका नाम होना चाहिए जो कि जनपद पंचायत के अंतर्गत आता हो। ठीक है, और जब जिले के अंतर्गत आएंगे तो ऐसे जनपद पंचायत जिनका नाम आपका रजिस्टर्ड हो जनपद के अंतर्गत तो जिले में आ जाएंगे आप। ठीक है, इस तरीके से इसका सीक्वेंस अलग अलग सूची के साथ बनता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा वेन आरेख जैसा दिखेगा। ठीक है, कि वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत कैसे एक दूसरे को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा जनपद पंचायत सदस्य, तो याद रखिएगा वे व्यक्ति जो जनपद पंचायत के मतदाता सूची में सूचीबद्ध हों, और सेम जिला के लिए वे व्यक्ति जो जिला पंचायत के मतदाता सूची में सूचीबद्ध हों। इन सभी को हम यहाँ के मतदाता कंसीडर करेंगे, मतदाता मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा मतदाता कौन कौन होता है। ठीक है, अब देखिएगा अब इसी प्रक्रिया के तहत मतदाता पता चल गया आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद समझ में आता है हमें कि मतदाता के बारे में जब पता चलता है तो उसके बाद हम मतदान पेटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, मतदान के प्रक्रियाओं में सभी महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, याद रखिएगा, मतदाता का पेटी। ठीक है, मतदान पेटी जिसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए हम पूरा खेल खेल रहे हैं। अगर किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से काम कर लिया,
तो आपको जानना होगा अगर ये सारे काम होते हैं, जैसे फर्जी वोट जिसे कहते हैं, ठीक है, आपने मैंने कल ही बताया था फर्जी वोट के बारे में, ठीक है, तो उसी प्रकार के फर्जी वोट जैसे चीज़ों को हम लोग को कैसे देखना होता है, हम इसे कैसे काम करते हैं इसके पीछे, ठीक है। देखिएगा, अगर आप एडीओ की तैयारी करेंगे मान लीजिए आगे जाकर, तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम करेगा कि आप पंचायती राज व्यवस्था को जो है छोटे स्तर पर समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मतदाता पेटी क्या होता है या मतदान पेटी क्या होता है, देखिएगा मतदान पेटी तो मतदाताओं के द्वारा दिए गए वोट को जमा करने का बॉक्स या स्थान मतदान पेटी कहलाता है, ठीक है। तो मतदान पेटी याद रखिएगा, मतदाताओं के द्वारा दिया गया जो वोट होता है उसे कलेक्ट करने के लिए जो स्थान तय किया जाता है उसे मतदाता या मतदान पेटी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन तैयार करता है, तो याद रखिएगा, यानी मतदान पेटी कौन तैयार करेगा, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मतदान पेटी को तैयार करने के लिए इतना बड़ा बात कौन है, क्यों ऐसा है। याद रखिएगा मतदान पेटी को बहुत नियम के साथ बनाया जाता है। यह नियम ऐसा होता है कि अगर आप किसी ने भी चोरी, गुल्लक देखा है आप लोगों ने, गुल्लक से पैसे निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, वैसे ही मतदान पेटियों के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसको तय किया जाता है कि ऐसा कोई विशेष परिस्थितियों के साथ उसे बनाया जाता है जिसमें अगर किसी ने भी वोट के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो मतदान पेटी जो है वो खुल जाएगा पूरी तरीके से और सील टूट जाएगा अपने आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका नियम होता है, याद रखिएगा, जो नियमावली होता है वो तय करेगा कौन, निर्वाचन आयोग, ठीक है। और याद रखिएगा कभी भी मतदान पेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर, मतदान पेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर मतदान पेटी की सील व मतदान पेटी खराब हो जाती है, जिसके कारण हम ये तय कर पाते हैं कि यह मतदान पेटी जो है इसके साथ, ठीक है, छेड़छाड़ किया गया है तो हम उसे अब गणना में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए यह नियम लागू किया जाता है, याद रखिएगा, कि मतदान पेटी में जब भी मतदान पेटी के साथ कोई छेड़छाड़ होता है या फिर फर्जी वोट डाला जाता है या मतदान पेटी के वोट को निकाला जाता है, होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा मतदान पेटी जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, एक इसे वेलवेट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे में एक पतली सी इस तरीके की आकृति बना के छोड़ी जाती है ताकि इस पे बॉक्स में क्या डाला जा सके, मतदान पत्र को डाला जा सके, ठीक है। अब इसको जब आप वापस निकालना होगा तो ये ऐसा नहीं निकलेगा, इसके अंदर क्या होता है, खाने होते हैं, याद रखिएगा, ऐसे खाने होते हैं। ये खाने ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक बार डाल दिया तो जाके इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। और इसका जो ढक्कन होता है, यहां पर इस तरीके से एक ढक्कन होता है जो इसमें लॉक लगा होता है, सील के साथ, निर्वाचन आयोग का सील के साथ लॉक लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लीजिए इसके साथ छेड़छाड़ कीजिए या फिर इससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है, जब तक आप इस ढक्कन को यहां से ना खोलें। और अगर आपने यहाँ पे खोल दिया तो सील टूट जाएगा इसका, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो है पहले से इसे गलत कंसीडर कर देगा, क्योंकि अगर वो सील टूटा हुआ होता है गणना से पहले तो उस मतदान पेटी को काउंट नहीं किया जाता। अब लोग करते क्यों हैं, करते इसलिए हैं क्योंकि जब किसी व्यक्ति को या बाहुबली को यह पता होता है कि मैं इस जगह से हार रहा हूं, मुझे यहाँ के लोग वोट दे नहीं रहे हैं, ठीक है, अधिक वोट दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है, तो कोशिश करेगा कि मतदान पत्र को अपने तरीके से सील मारकर इसमें डालने की कोशिश करेगा और उस मतदान पत्र को निकालने की कोशिश करेगा जिसको उसको वोट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक इस क्षेत्र की जनसंख्या 1400 है, आप 2800 वोट डाल दें इसमें, ये भी नहीं कर सकते, आपको वो पत्र निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो पत्र अगर आपने निकाला और 1400 अपनी तरफ से डाल दिया, अपना नाम लिख लिख के सब में डाल दिया, तो ही आप जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों पर, दूर दराज वाले क्षेत्रों पर ऐसे काम पहले बहुत किए जाते थे, ठीक है। तब जाकर याद रखिएगा इस प्रकार के मतदान पेटी को तैयार किया गया कि अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो या तो आपको ये ढक्कन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है,
यहाँ से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो है अब इसको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा, मतदान पेटी को काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यह नियमावली होता है, याद रखिए किसके लिए, मतदान पेटी के लिए, ठीक है। अगर आपसे इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन समझ में आता हो या क्वेश्चन लग रहा हो कि मुझे पूछना चाहिए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतदान पेटी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मतदान पेटी के बाद आता है, ठीक है, मतपत्र। देखिएगा मतपत्र क्या होता है, इसको भी समझते हैं। मतपत्र, ठीक है। तो ये मतपत्र है जिसके द्वारा मतदान दिया जाता है, याद रखिएगा। ये मतपत्र कैसा होता है, तो इसको पहले आप समझेंगे कि इसका निर्धारण कौन करता है, यानी प्रारूप का निर्धारण कहेंगे इसे, प्रारूप का निर्धारण। आप सोच रहे होंगे ये बहुत सरल हो रहा है ना, बहुत सरल लग रहा है कि मत पेटी मतदान पत्र, ऐसा नहीं होगा। कथन और कारक में जब पूछेगा ना, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इससे कैसे आता है ऐसा क्वेश्चन, देखिएगा। अभी मैं मतदान पत्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिएगा, बताइएगा कि मतदान पत्र के विषय में क्या सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतपत्र के विषय में क्या सही है, ठीक है। पहला, मतपत्र का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतपत्र उसी सूची के अनुसार निर्देशित होता है जिसे अभ्यर्थियों की सूची के समय निकाला जाता है। याद होगा हमने अभ्यर्थियों की सूची पढ़ा था अंतिम रूप से, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार तय किया जाता है। इसमें चिन्हों का निर्देशन नाम के सामने होता है। चौथा, मतपत्र एक साथ 4 मतपत्र दिए जाते हैं। पांचवा, मतपत्र का रंग अभ्यर्थी के पद के अनुसार होता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन पूछा जाता है, एक सही, एक और दो सही, एक दो और तीन सही, एक दो तीन। यहां पर एक जो ऑप्शन आएगा वो है एक दो और आपका 4 और 5 सही, ठीक है। 1 2 3। अच्छा, पहला ऑप्शन हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, 1 2 1 2 और 4, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए सोचने में कितना दिमाग लगा देगा आपका, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ मतपत्र संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मतपत्र का निर्धारण कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। मतपत्र की सूची निर्देशित की जाती है अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम सूची में सबसे पहले रखा गया, तो क्या मतपत्र में भी मेरा नाम पहले रखा जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। दूसरा, चिन्हों का जो निर्देशन है वो नाम के सामने रखा जाता है या नाम के पीछे या नाम के बगल में या नाम के ऊपर, नाम के नीचे, कहां पर, ठीक है। मतपत्र एक साथ 4 दिए जा सकते हैं या फिर एक एक करके दिए जाते हैं। मतपत्र का रंग अभ्यर्थी के पद के अनुसार होता है या नहीं होता है? हो गया, आंसर कर पाएंगे? मतलब 1 2 4 और 5 सही है, यही लग रहा है सबको? हाँ, लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, पहला सही है इसमें निर्वाचन आयोग, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि जो मतपत्र की जो निर्देशन सूची होती है ये हमेशा अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार ही निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस पे। चिन्हों का जो निर्देशन होता है वो कभी भी नाम के सामने नहीं होता है, ठीक है, नाम के सामने नहीं होता, याद रखिएगा। ये नाम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। जहां पर नाम लिखा है वहीं पर आपका चिन्ह होगा, ठीक है। नाम के सामने कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मतपत्र ऐसे होते हैं, ठीक है। यहां पर
तो यहीं पर आपका चिन्ह होगा, यहां पर चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा मतपत्र एक साथ दिए जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, मतपत्र एक साथ दिए जाते हैं। ठीक है, मतपत्र का रंग अभ्यर्थियों के पद के अनुसार होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतपत्र का जो रंग होता है अभ्यर्थियों के अनुसार नहीं होता। मैंने कल क्या बताया था आपको जब मतपत्र का रंग पढ़ाया था, ठीक है, कि पंच के लिए सफेद होगा, नीला होगा, पीला होगा और गुलाबी होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो मतपत्र का रंग है वो अभ्यर्थियों के अनुसार नहीं है, वो कभी भी चेंज होकर पंच का रंग कभी भी गुलाबी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज हो गया, पद के अनुसार तो नहीं हुआ। पद के अनुसार तब होता कि हमेशा जब आप पंच का दे रहे होते, मतदान दे रहे होते, तो हमेशा सफेद रंग का पत्र मिलता आपको। ये नहीं होता है, इसीलिए ये पद के अनुसार या अभ्यर्थी के पद के अनुसार नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, 1, 2 और 4 सही, यानी पहला सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, पंचायत के चुनाव या फिर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, लेकिन तब जब आपको बहुत अच्छे से इसका विस्तार पता हो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसके विषय में अच्छे से सोच लिए हैं, समझ चुके हैं प्रॉपर, तो आप कितने भी कठिन क्वेश्चन है प्रॉपर बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रारूप का निर्धारण जो होता है, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसकी सूची कैसे बनाई जाती है, तो याद रखिएगा, उम्मीदवार के अंतिम सूची के अनुसार। ठीक है, जब प्रकाशित होता है अंतिम सूची, जिसमें हम योग्य सूची को देखते हैं, याद रखिएगा, उसी समय जो है आपकी अंतिम सूची तैयार की जाती है और उसी के तहत जो है मतपत्र का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें मुख्य तौर पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि के साथ हिंदी का प्रयोग। ठीक है, यहां पर मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा रहेगा बैल छाप, अगर बैल है, ठीक है, एक जोड़ी बैल है तो चिन्ह बना रहेगा और सुमारू नाम का कोई व्यक्ति जो है जो पंच पे खड़ा है उसका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो हिंदी के साथ देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, मतपत्र का। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि मतपत्र का जो पूरा का पूरा जो क्रम है, ठीक है, उसके लिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मतपत्र का रंग कैसा होता है। तो अंतिम बार में जो हुआ है उसके बारे में याद रख लीजिएगा, ये एक बार फिर से हम यहां पर देख रहे हैं। तो पंच में कौन सा रंग होता है? सफेद रंग का प्रयोग किया गया था। सरपंच में नीला, जनपद सदस्य पीला और जिला सदस्य इसमें किया गया था गुलाबी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो मतपत्र का रंग मैंने बताया है ये सर्वमान्य नहीं है, यानी हमेशा निर्धारित नहीं रहेगा ऐसा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। आने वाले हो सकता है चुनाव में जो है आपको कुछ समय बाद चुनाव मिलेगा, 5 साल पूरने वाला है पंचायती राज चुनाव का भी। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो चुनाव होंगे उसमें जरूरी नहीं है कि पंच के लिए सफेद पत्र, सरपंच के लिए नीला पत्र और जनपद सदस्य के लिए पीले पत्र में चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहां तक आपको जोड़ के थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा मतदान केंद्र में प्रवेश करना है, कौन कौन प्रवेश कर सकता है, कौन कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, क्या नियम कानून होते हैं मतदान जो क्षेत्र है या केंद्र में प्रवेश करने के। ठीक है, हम एक एक लिस्ट को समझ रहे हैं, समझिएगा, मतदान पेटी क्या होता है, मतदान केंद्र क्या होता है, एक एक चीजों को। ठीक है, तो देखिएगा, मतदान केंद्र में प्रवेश, देखिएगा, मतदान केंद्र की जो प्रक्रिया है या मतदान केंद्र में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं प्रवेश कर सकता है, उसमें याद रखिएगा कि यह निर्धारित करना होता है। जैसे देखिए, जो मतदान केंद्र होगा इसके लिए आप समझेंगे, ठीक है, यह आपका जिला हो गया, पूरा का पूरा जिला है जहां पर चुनाव होने वाला है। तो यहां का एक व्यक्ति होगा जिसे कहा जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र में, ठीक है, उसके केंद्र के लिए याद रखिएगा
कि जो एक ग्राम पंचायत होगा, यहां पर एक क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। ग्राम पंचायत के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जहां पर अलग अलग मतदान केंद्र होंगे। एक बात को समझिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी कहां होगा, जिले में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर कहां बैठेगा, ग्राम पंचायत के स्तर पर, लेकिन याद रखिएगा मतदान केंद्र में नहीं बैठेगा वो, ठीक है। वो क्या करता है, निरीक्षण करता है। एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 से 5 मतदान केंद्र होंगे, तो चारों पांचों मतदान केंद्रों में वो जाकर क्या करेगा, निरीक्षण करता रहता है, ठीक है। मतदान केंद्र में कौन होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी होगा, ठीक है। और पीठासीन अधिकारी के अधीन याद रखिएगा इसके सपोर्ट में यहां पर होगा मतदान अधिकारी, ठीक है। ये ऐसा होता है। अगर मान लीजिए आपके एरिया में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो पीठासीन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देगा और यहां से तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा, मैंने आपको दोनों के चीजों को बताया था आपको कि अधिकारियों की अगर अनुपस्थिति हो जाती है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ठीक है, अगर अधिकारी ही चला जाए तो, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि जो मतदान केंद्र में प्रवेश का जो जानकारी होता है कि मतदान प्रवेश जो क्षेत्र है उसमें कितने व्यक्ति प्रवेश करेंगे, कितने व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे, यानी यह तय करने का काम होता है, याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी का, ठीक है। जो मतदान केंद्र होगा उसका मुखिया कौन होगा, पीठासीन अधिकारी होगा। तो ये तय कौन करता है, निर्धारण जनसंख्या के अनुसार पीठासीन अधिकारी, ठीक है। ये पहले से ही सूचीबद्ध कर लेता है कि इस क्षेत्र में मतदान केंद्र के हिसाब से यहां के कितने निवासी इस क्षेत्र के मतदान के लिए आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों का एग्जाम होता रहता है तो आपको रोल नंबर बांटा जाता है और बोला जाता है इस कमरे में, ठीक है, 120 से लेकर 130 के लोग बैठेंगे, कमरा नंबर 5 दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि कमरा नंबर 5 में केवल कितने लोग जाएंगे, 10 लोग बैठेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि जो मतदान केंद्र होता है उसे नंबर दिया जाता है। आपने सुना होगा मतदान केंद्र का भी नाम होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे मतदान केंद्र जो है क्रमांक नंबर 5 जो होता है, मान लीजिए मतदान क्रमांक नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 के अंतर्गत यह तय किया जाएगा कि 250 लोग आने चाहिए यहां पर प्रवेश करने के लिए केवल, यानी मतदाता के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कौन कौन प्रवेश कर सकता है, तो याद रखिएगा यहां पर प्रवेश करने के लिए, ठीक है, 3 लोग शामिल होते हैं केवल, यानी 3 समूह शामिल होता है। एक मतदाता शामिल होगा जो उस मतदान क्षेत्र से संबंधित होंगे, पहला चीज। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर किसी को कंसीडर कर लेता है, ठीक है, कि ये व्यक्ति यहां पर आ सकता है, वो दूसरा याद रखिएगा। और अधिकांश कौन लोग होते हैं, तो याद रखिएगा विकलांग, ठीक है, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, वो लोग आ सकते हैं यहां पर, याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के बात करने पर, ठीक है, कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अलावा कौन आएगा, तो जो वहां पर उस क्षेत्र में लोक सेवक हैं जो मदद कर रहे हैं निर्वाचन में, वही से केवल शामिल होंगे। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, याद रखिएगा। यानी मतदान केंद्र में कौन कौन प्रवेश कर सकता है, तो याद रखिएगा मतदाता, ठीक है, पहला मतदाता, दूसरा लोक सेवक, और तीसरे कौन होंगे, वे व्यक्ति जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया है, अलाउ किया है, सहमति की है, ठीक है। ये 3 ही व्यक्ति आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो याद रखिएगा इसका निर्धारण मतदान केंद्र में जो निर्धारण होता है प्रवेश का, वो जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस पे प्रवेश में याद रखिएगा कि कौन कौन प्रवेश कर सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, पहला मतदाता। अच्छा, टाइम बे टाइम नहीं आ सकते, याद रखिएगा जो टाइम दिया गया 7:30 से 3:30 के बीच में, ये केवल मतदाताओं का टाइम है। इसके बाद मतदाता भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतदाता घूमते फिरते 4 बजे पहुंच गए, बोले कि मतदान करना है या फिर गिनना है या कुछ भी करना है, नहीं, अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका मतदान का टाइम है उसी में मतदाता आ सकते हैं, लेकिन जो लोक सेवक हैं वो प्रॉपर 6 बजे से बैठे रह सकते हैं वहां पर, और 5 से 7 बजे तक बैठे रह सकते हैं लोक सेवक, ठीक है। चलिए तो देखिएगा मतदाता, दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा तय किए गए लोग, जिनमें कौन कौन शामिल होगा, दिव्यांग और बुजुर्ग। तीसरा, लोक सेवक जो निर्वाचन में कार्यरत हैं, ठीक है।
ये सभी आ सकते हैं, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस मतदान केंद्र के अंतर्गत या परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं इस क्षेत्र में जो वोट नहीं देते हैं लेकिन फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं देंगे फिर भी, तो याद रखिएगा वो लोग कौन है, तो याद रखिए मतदान अभ्यर्थी। ठीक है, जो अभिकर्ता आपने पढ़ा था, तो अभिकर्ताओं के लिए याद रखिएगा, जो अभिकर्ता होते हैं इन्हीं को हम लोक सेवक यहां पर मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि वैसे लोग जो दूसरे क्षेत्र के हैं और इस समय इनका वोट यहां नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस क्षेत्र की सहायता के लिए जो है यहां पर मतदान अभिकर्ता के तौर पर आ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, याद रखिएगा, इन सभी की। ठीक है, तो ये तीन ही लोग में शामिल होता है सारा कुछ कि कौन कौन यहां पर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, एक शब्द होता है, इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछा गया तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ये इसे कहा जाता है अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप। अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस ग्राम पंचायत या उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं निवास कर रहा था, लेकिन अचानक से आकर क्या बोलता है कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने लग जाता है। इसी के लिए लाया जाता है अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप, यानी साक्ष्य की पहचान करना। इसे कहते हैं हिंदी में साक्ष्य की पहचान करना। ठीक है, अब मतदाता है, जहां पर आपको पता होगा, अभी आपकी लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना। तो निर्वाचन आयोग, जो केंद्र निर्वाचन आयोग है, यानी सेंट्रल लेवल पर जो निर्वाचन आयोग है, इसने यह बताया हुआ है, आपको यह जानकारी होगी या नहीं भी है तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या आप वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। लाइसेंस होगा तो दे सकते हैं, लाइसेंस भी नहीं है। आधार कार्ड, वो भी नहीं आया है। बताइए, राशन कार्ड भी नहीं है। याद रखिएगा, 12 प्रकार के आईडी प्रूफ को कंसीडर किया गया है, 12 प्रकार। ठीक है, कोई ना कोई एक तो निकल ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो किसी भी हालत में दे सकता है। मतलब ऐसी लास्ट परिस्थिति होगी कि जहां पर आपको कुछ नहीं है, आपके पास जीरो। ठीक है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर आपको बोलता है कि हाँ साइन करके दे दिया, तो वहां पर भी आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसको। तो इसी स्तर को कहा जाता है अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप। ठीक है, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग यह तय कर दे कि कौन सा साक्ष्य अप्रूवल है मतदाताओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार 12 प्रकार के साक्ष्यों को अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अनन्यता के लिए बस आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो आप इसे बस एक लाइन में याद रखिएगा, मतदाता को अभ्यर्थी या अभिकर्ता के द्वारा साक्ष्य पहचान की नियमावली निर्देशित की गई है। ठीक है, इसे कहा जाता है अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप। ठीक है, याद रखिएगा। तो निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या किसी प्रकार का भी व्यक्ति, मतदाता दावा करे कि मैं उस क्षेत्र से, ठीक है, संबंधित हूं, तो व्यक्ति की सही पहचान के लिए जो है साक्ष्य अप्रूवल किया जाता है। इसी को कहा जाता है अनन्यता, ठीक है, के संबंध में या के बारे में अभ्याक्षेप। ठीक है, अब देखिएगा मतपत्र के प्रकार। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? ये शब्द कंफ्यूजन बहुत करेगा, शब्द है, याद रखिएगा, इसलिए आप याद रखेंगे व्यक्ति या मतदाता के संबंध में साक्ष्य, आप ऐसा लिख लेंगे बगल में उसके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है मतपत्र के प्रकार। आप लोग बताइए मतपत्र कितने प्रकार के होते हैं? मतपत्र के प्रकार,
जल्दी बताइए, मतपत्र के प्रकार कितने होते हैं? वो तो पद हो गए, वो मतपत्र नहीं हुआ। मतपत्र में कुछ नियमावली होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा होता क्या है, मतपत्र के दो प्रकार होते हैं सामान्य तौर पर। एक होता है सामान्य प्रकार का मतपत्र और दूसरा होता है निर्दिष्ट मतपत्र। ठीक है। सामान्य प्रकार में आप सामान्य रूप से जाते हैं, मतपत्र लेते हैं और उसके बाद जो बॉक्स है उसमें डाल देते हैं, वोट डाल देते हैं, ठीक है, ये सामान्य हो गया। लेकिन अब उसके बाद होता क्या है कि जब आप पहुंचे और पता चला कि कोई व्यक्ति आपकी जगह पर वोट डाल दिया है, पहले ही होता है ऐसा, ठीक है, फर्जी वोट जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको रिटर्निंग ऑफिसर क्या देगा, निर्दिष्ट मतपत्र देगा, ठीक है। और इस मतपत्र को आप वोट पे नहीं डालेंगे, यानी कि उस बॉक्स में नहीं डालेंगे। इसको कहाँ रखा जाएगा, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा एक बंद लिफाफे में सुरक्षित इसे अलग से रख लेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कब, जब निर्दिष्ट मतपत्र आपको दिया जाएगा तो उससे पहले आपकी पहचान की जाएगी और सही पाए जाने पर या पूरा का पूरा निरीक्षण किया जाएगा, उसको सही पाए जाने के बाद ही आपको निर्दिष्ट मतपत्र दिया जाएगा। और इस मतपत्र को आप जब भी वोट डालेंगे तो ये पूरे सामूहिक रूप से पत्र पर नहीं जाएगा, इसको अलग से बंद लिफाफे में रखा जाता है, ठीक है। तो दो मतपत्र होते हैं, याद रखिएगा, पहला है सामान्य प्रकार और दूसरा क्या होगा, निर्दिष्ट मतपत्र, ठीक है। निर्दिष्ट मतपत्र कब दिया जाएगा, जब सही व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति ने वोट डाल दिया हो जहां बाद में सही व्यक्ति आकर अपनी पहचान के साथ वोट डालने के लिए आग्रह करता है या आवेदन देता है, तो इसे दिया जाता है निर्दिष्ट मतपत्र। कब, परीक्षण करने के बाद, ठीक है। और यह निर्दिष्ट मतपत्र याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले तो क्या होगा, पहले जो है आपके बारे में यह पता करा जाएगा कि किसी ने वोट डाल दिया है आपके नाम पर। यह पता कैसे चलेगा वोट डाल दिया गया है, तो याद रखिएगा मतदाता सूची में इस तरीके से पूरी बुक होती है। जैसे ही आपका परिवार या कोई व्यक्ति मत दे देता है आपके नाम पर, तो उस पर उसको टिक कर दिया जाता है कि इसका मत हो चुका है, वोट डल चुका है, ठीक है। और आप पहुंचे तो देखा गया कि ये पहले से टिक हुआ है। फिर आपके बारे में रिसर्च किया जाएगा कि जो व्यक्ति आया था हमने उसको तो रिसर्च किया नहीं था, लेकिन आपके बारे में किया जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है, तो ये कौन करेगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, पीठासीन अधिकारी करेगा, क्योंकि बैठा तो वहां पर पीठासीन अधिकारी है ना। जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो घूमता रहता है, याद रखिएगा, उसको बुलाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी रिसर्च करेगा या निरीक्षण करेगा, लेकिन आपको वोट देने का पावर कौन देगा, केवल रिटर्निंग ऑफिसर देगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी के निरीक्षण के बाद जो है आपको आवेदन दिया जाएगा, निर्दिष्ट मतपत्र, ठीक है। इसे निविदत मतपत्र भी कहा जाता है, ठीक है, निविदत, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा जब आप सही पाए जाएंगे तो आपको ये पत्र दिया जाएगा और आपका पत्र जो है जैसे ही वोट डालने के बाद इसे बंद लिफाफा में रिटर्निंग ऑफिसर के पास रख लिया जाएगा और इसे जब काउंट किया जाएगा अलग से, तो आपके मतपत्र को एक ही काउंट किया जाएगा, याद रखिएगा, जब आपका ये मतपत्र खुलेगा तब, ठीक है। इस तरीके से इसकी सूचना बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को चुपचाप दे दी जाती है, याद रखिएगा, इस तरीके से ये निविदत मतपत्र या निर्दिष्ट मतपत्र होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इस पत्र के बाद आता है आपका ठीक है। अब देखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने निविदत या निर्दिष्ट मतपत्र में अपना वोट डाला हुआ है, ठीक है, तो सामान्य परिस्थिति जब होगी, जब भी ऐसी परिस्थितियां होगी जहां पर आपका वोट काउंट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपने की जगह पर किसी ने दे दिया है वोट,
ऐसी स्थिति में गणना नहीं होती है आपके वोट की, ये याद रखिएगा, इसको विशेष करके लिख लीजिएगा कि निविदत मतपत्र का गणना सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। निविदत मतपत्र का गणना सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, वो पहले करा देते हैं, वो सामान्य मतपत्र है। हाँ, जो डाक मतपत्र कहा जाता है उसको, ठीक है, उसको डाक मतपत्र कहते हैं और वो डाक मतपत्र सामान्य मतपत्र में आता है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपकी ड्यूटी लगी हुई, आप शिक्षक हैं मान लीजिए, इन केस कि आप बिलासपुर से शिक्षक हैं और आपकी ड्यूटी लगी बस्तर में, ठीक है, तो आपको 5 दिन बाद तक का मतपत्र देने का अलाउ किया जाएगा, ठीक है। वो राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है, याद रखिएगा, कि जो व्यक्ति इस ड्यूटी में शामिल है, निर्वाचन की ड्यूटी में शामिल है, उसको अलग से आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपका डाक पहुंचने तक के लिए, ठीक है, और आपको डाक मतपत्र दिया जाता है इसमें, ठीक है, जो कि इस ड्यूटी में काम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं उनका नहीं, ठीक है, मतलब आपको इसमें ड्यूटी करना होगा और आप उस ड्यूटी को वहां संभाल रहे हैं दूसरे क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र के लिए आपको क्या दिया जाएगा, वोट के लिए डाक पत्र दिया जाएगा, ठीक है। निर्दिष्ट मतपत्र जो होता है ये बिल्कुल अलग होता है, याद रखिएगा, इसकी गणना फर्जीवाड़े में ही की जाती है, ठीक है, मतलब जब आप परिस्थितियों में ऐसे हो जाए कि जहां पर वोट बराबर हो जाए, मतों की बराबरी हो जाए, तब जाकर आपके मतपत्र को खोला जाता है इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए, और कौन देता है, तो याद रखिएगा आरओ देता है, ठीक है, लेकिन इसके पहले याद रखिएगा निरीक्षण कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है, सूचना के बाद। अब देखिएगा यहां पर याद रखिएगा कि मतपत्र के प्रकार देखा आपने, इसके बाद देखिएगा मतपत्र के प्रकार के बाद मतदान की समाप्ति, ठीक है, यानी मतदान की समाप्ति कैसे होती है ये भी थोड़ा समझिएगा कि मतदान कैसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा मतदान की समाप्ति कैसे होती है, तो पहले तो याद रखिएगा मतदान की समाप्ति की बात कर रहा हूं, मतपत्र की समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब आप एंट्री कर चुके हैं मतदान देने के लिए, याद रखिएगा। तो दो समय हो सकता है, पहला इसके कंडीशंस, ठीक है, मतदान की समाप्ति कैसे होगी, तो पहला होता है समय के अनुसार, जो कि कितने बजे है, 3:30 में, ठीक है, समाप्त हो जाएगा, मतदान की समाप्ति हो गई, ठीक है। अब बताइए मुझे कि कोई व्यक्ति इस समय 3:31 में मतदान देने आएगा, तो क्या उसे मतदान देने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? या फिर ऐसा हो सकता है कि 3:30 में जब वो गेट बंद हो रहा था, उसका हाथ अंदर था बस थोड़ा सा, ठीक है, तो बताइए जल्दी से मतदान दिया जाएगा देने या नहीं दिया जाएगा? कौन देख रहा है? केंद्र तो अंदर में है ना, कोई स्कूल केंद्र बना हुआ है और ये ऐसा बंद है, 100 मीटर यहाँ पर है, जंगल से स्टार्ट होता है और आप यहाँ बैठे हैं, गार्ड यहाँ पर खड़ा है, तो मान लीजिए आप यहाँ से आ रहे हैं, 15 मिनट यहीं लग गया आपको, मान लेते हैं पैदल आ रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको 100 मीटर के अंदर वाले को दे देंगे? कैसे फोन करेंगे आप? देखिएगा, तो याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति को भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगा 3:30 के बाद जो है, ठीक है, 3:29 और 3:30, याद रखिएगा 3:30 का मतलब होता है 3:30 और 3:31 भी होगा ना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है, मतलब मतदान देने नहीं दिया जाएगा और इसी को कहा जाएगा मतदान की समाप्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा 3:30 का मतलब 3:30 है। लेकिन अब एक घटना और होती है, याद रखिएगा कि आप 3:30 से पहले एंटर कर चुके हैं, लेकिन आपका जो टाइमिंग है आपके वोट देने से पहले 3:30 से ज्यादा हो रहा है, 3:45 हो चुका है, तो क्या मतदान देने दिया जाएगा? समझिए, समय से पहले केंद्र में उपस्थित होना, परंतु मतदान 3:30 के बाद। अब बताइए क्या मतदान देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा?
अंदर पहुंच चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर मतदान देने दिया जाएगा उसको और यहां पर मतदान देने नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है मतदान की समाप्ति, ठीक है। तो मतदान समाप्त करना में याद रखिएगा कि मतदान केंद्र में प्रवेश करने, अगर टाइम पूरा हो चुका है तो मतदान में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, पहला, ठीक है। दूसरा, अगर वो मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुका है, उपस्थित हो चुका है और मतदान के लिए समय लग रहा है तो भी उसको मतदान देने दिया जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि उसका मतदान काउंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, मतपेटी को जो है रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना, इसके बाद होता है मतपेटी को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना। कौन सौंपेगा? हाँ, पीठासीन अधिकारी, याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा, ठीक है, समस्त दस्तावेज और मतपेटी सौंप दिए जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। किसको? ये रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा जाता है, ठीक है। यानी सभी प्रकार के, याद रखिएगा, जितने दस्तावेज हैं संबंधित और जितने भी आपके मतपेटी है वो सभी को सौंप दिया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। अब देखिएगा, आपात स्थिति में मतदान का स्थगन कैसे किया जाता है, आपात स्थिति में, ठीक है। आपात स्थिति में मतदान का स्थगन, आपात स्थिति में मतदान का स्थगन। तो देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर मतदान पूरी तरीके से नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि क्षेत्र में जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर खुली हिंसा हो जाए, खुली हिंसा, ठीक है। खुली हिंसा का मतलब यह है कि मारकाट होना चालू हो गया, ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, इस तरीके का, ठीक है, जहां पर पुलिस व्यवस्था भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? मतदान का स्थगन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन से याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, मान लीजिए, ठीक है, कि मतदान में किसी प्रकार का बाधा हो जाए, ठीक है। पहला, मतदान में किसी प्रकार का बाधा। अब बाधा क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा कि आप लाइन लगा के खड़े हुए हैं तो आपके आगे के लड़के को कोई पीट रहा है पकड़ के, आप मतदान में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा कि हाथ पैर तोड़ दिया उसका, ठीक है, लहू लहान पूरा क्षेत्र हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा? बाकी विभत्स जो एरिया होगा, वो जो एरिया जिस प्रकार से दिख रहा है अभी, ठीक है, जिसके कारण एक पूरा का पूरा चीजें क्या होगा? स्थगन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला होता है खुली हिंसा। दूसरा होता है प्राकृतिक बाधा, ठीक है, दूसरा होता है प्राकृतिक बाधा। याद रखिएगा, प्राकृतिक बाधा जो होता है इसमें आप ये कह सकते हैं कि अचानक से तूफान का आ जाना, ठीक है, ऐसा तूफान जो थोड़ा खतरनाक हो, ऐसा नहीं कि आप हवा चल गया तो बंद कर दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसी प्राकृतिक बाधाएं जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं या फिर एक से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन स्थगन कर दिया जाता है, ठीक है। और इन सभी स्थिति में पीठासीन अधिकारी जो है किसको सूचना देगा? रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर किसको सूचना देगा? जिला निर्वाचन को, और जिला निर्वाचन के माध्यम से पहुंच जाएगा कहां पर? राज्य निर्वाचन के पास, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, प्राकृतिक बाधा के बाद जो है, ठीक है, अब ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा तीसरा जो नंबर आता है वो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को किसी ऐसे कारण से, ठीक है, किसी ऐसे कारण से मतदान को स्थगन करने की बात की जाएगी। याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर भी ये बात कर सकता है किसके के लिए? राज्य निर्वाचन आयोग से, कि किसी ऐसे कंडीशंस पर, ठीक है, जिसमें मतदान में अविलंब गलतियां की गई हों। मान लीजिए कोई बिक गया है, अभी एक चंडीगढ़ वाला केस आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर को यह बात पता चल जाती है कि किसी मतदान केंद्र में जो है किसी प्रकार की गलती की जा रही है या फिर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपातकाल रूप से क्या किया जाएगा? उस क्षेत्र में रोक दिया जाएगा, किसको? मतदान को, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर किसको देगा? राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, ठीक है।
ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये तीन मुख्य कारण है, याद रखिए, जहां पर मतदान को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे ही ऐसा होगा तो याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी समस्त पेटियों को बंद करना चालू करेगा। जैसे बाजार खुला था, अब बंद करने के समय आ जाएगी, वैसे ही का वैसा पूरा का पूरा मतदान पेटी को बंद किया जाएगा। और मतदान पेटी को बंद करने के बाद जो है सभी लेखा तैयार किए जाएंगे, जो कि निर्देशित किए जाते हैं पीठासीन अधिकारी को। मतलब पीठासीन अधिकारी जो है अपना कार्य पूरी तरीके से करेगा, और उसके बाद याद रखिएगा कि वह कार्य करने के बाद जो है सभी चीज सौंप देगा किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। ठीक है, तो ये होता है आपका आपात स्थिति में मतदान स्थगन। ठीक है, अब आता है मतदान को नष्ट कर देना। ठीक है, या फिर नया मतदान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, तो दो बातें यहां पर आती है, याद रखिएगा किसी के बाद कि मतदान अगर नष्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा भी होता है, मतदान को नष्ट कर दिया जाए और उसका या फिर क्या किया जाता है, नया मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ठीक है, देखिएगा तो मतदान के नष्ट होने व नया मतदान की प्रक्रिया, तो देखिए ऐसा क्या कंडीशंस होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि मतदान जो है इसे नष्ट करने वाली बात आ चुकी है, या मतदान को या मतदान के परिणाम को नष्ट करने वाली बात की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा मतदान को नष्ट करने का सिर्फ काम एक ही होता है, याद रखिएगा। पहला, गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से मतपेटी को उठा ले जाना। कुछ पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, गुंडे आते हैं, ठीक है, घोड़े पे बैठ के, उसके बाद दो बंदूक ऊपर फायर करते हैं, फिर सब किनारे चिपक जाते हैं दीवारों से, उठाया पेटी और लेके चले गए। तो ऐसी स्थिति में मतदान पेटी को जो या मतदान केंद्र जो होगा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। उससे माना जाएगा कि इस क्षेत्र में जितने मतदान हुए थे सब गलत हुए हैं। ठीक है, तो यही पहला कंडीशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद दूसरा एक कारण होता है, याद रखिएगा, जिसमें निर्वाचन आयोग को ऐसी रिपोर्ट मिले जिससे मतदान को शून्य किया जाए तथा मतदान की नई तारीख तय कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जो है निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट पर भी होता है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग को कोई ऐसा रिपोर्ट मिलता है जिसमें उसे मतदान को शून्य करने की प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है तो उसे शून्य कर देगा वो। ठीक है, याद रखिएगा कि मतदान जो हुआ है वो 0 हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से वो नया तारीख तय करेगा कि मतदान इस तारीख फलाने तारीख को किया जाएगा, फिर से पुनः किया जाएगा। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग के कार्य द्वारा होता है। ठीक है ठीक है, और इसके बाद देखिएगा तीसरा एक मामला होता है राज्य सरकार के द्वारा तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित मतदान प्रणाली से किसी प्रकार मतभेद व रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर राज्य सरकार, ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य जो है कोई मामला आ जाता है या समाधान
करने की प्रोसेस हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी याद रखिएगा कि नए मतदान के परिणाम को प्रभावित नहीं किया जाता है उस समय। लेकिन आगे चलकर अगर उससे रिपोर्ट प्रस्तुत होता है कि रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई गलती मिली है, तो उस जगह पर मतदान को शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 मुख्य कारण हैं, ठीक है, मतदान के शून्य करने के। ठीक है, अब आता है मतों की गणना, ठीक है, जो कि हम कल देखेंगे, यानी चुनाव प्रक्रिया में कल का जो दिन रहेगा उसमें हम मतदान की प्रक्रिया को चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम मतों की गणना करने वाले हैं। ठीक है, और मतों की गणना के साथ साथ जो है हम देखेंगे कि मतगणना के लिए जो है स्थान में कैसे नियत किए जाते हैं, यानी कौन से स्थान को चुना जाता है कि मत कहाँ पर होगा। ठीक है, मतदान कहाँ पर होगा। इसके बाद मतपेटी की समीक्षा की जाती है, परीक्षण किया जाता है मतपेटी के बारे में, याद रखिएगा। और जब मतों की गणना होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, गणना लगातार होती है, नहीं होती है, गणना को पुनः गणना कैसे की जाती है, पुनः प्रारंभ कैसे किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग मत का पुनः गणना कहते हैं। ठीक है, और मतगणना के बाद चुनाव की घोषणा की जाती है, और इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, उसके बाद फिर आपका शपथ समारोह मनाया जाएगा, और उसके बाद पदाधिकारी जो है अपना पद धारण कर लेते हैं। फिर पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद से। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट होगा अध्याय 5। अभी तक हम अध्याय 4 में हैं, याद रखिएगा। आप अगर 1992 के अधिनियम के साथ चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि वही अंतर में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थियोरेटिकल पोर्शन को चुना है ताकि आप प्री मेंस सब जगह पर इसको लिखने का तरीका सुलभ कर सकें, और चाहे आप व्यापम में हो चाहे आप पीएससी में हो, सभी जगह पर ये पूरे टॉपिक जो है आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर कोई डाउट है।